चंद रोज में तुम्हें नया ऑपरेटर्स मिल जाएगा। जलाल ने उसे समझाया। इस ऑपरेटर्स की फ्रीक्वेंसी भारतीयों ने पकड़ ली है। इसका इस्तेमाल जारी रखा तो भारतीय किसी वक्त सारी बातें सुन लेंगे और तुम बेमौत मारे जाओगे। ये तब्दीली बहुत जरूरी है। बात उसकी समझ में आ गई। वो तेजी से अपनी पिकअप की तरफ गया और डैशबोर्ड से ऑपरेटर्स उठा लाया। जलाल ने ट्रांसमीटर लेकर अपनी जेब में डाला और कहा, आज के काम का मुआवजा तुम्हें मिल चुका है। वापसी में सरहद पार करके दोनों लाशें कहीं भी गिरा देना। चाहो तो इनकी राइफलें तुम अपने साथ ले जा सकते हो। बिंगू ने बेसाख्ता अपने कान पकड़ लिए। नहीं बाबा, मेरे पास से कभी फौजी राइफल क्या, इसकी गोली भी निकल आई ना तुम्हें मारा जाऊंगा। राइफलें वगैरह तुम रख लो। जलाल के इशारे पर दोनों फौजियों के हथियार पिकअप से निकाल लिए गए। बिंगू ने उसे ताकीद की कि उसके लिए जल्द ही कोई नया काम निकाला जाए और फिर इंजन स्टार्ट कर लिया। इस दौरान में जलाल का इशारा पाकर उसका एक आदमी पजीरों से एक भारी गन निकाल चुका था। बिंगू ने सबकी तरफ हाथ लहराया। जलाल ने उसके इशारे का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक जलाल के आदमी ने अपनी गन की नाल सीधी की और वो वीराना एक होलनाक ब्रस्ट से लर्ज उठा। पलक झपकते में कई गोलियां विंड स्क्रीन को रेजा रेजा करती हुई बिंगू के जिस्म और चेहरे के कई हिस्सों में पवस्त हो चुकी थी। उसकी पिकअप उछली और एक हिचकी लेकर बंद हो गई। फिजा अचानक उदास और बोझल हो गई। बिंगू के नागुजीर अंजाम पर कोई भी खुश नहीं था। चंद मिनट बाद हमारा 5 नफरी काफिला पजीरों में सवार होकर वापस रवाना हो चुका था। क्या वो तीनों लाशें इसी तरह पड़ी रहेंगी? मैंने जलाल से पूछा। नहीं, अभी चेक पोस्ट पर बता दूंगा। वो गाड़ी इन 3 लाशों समेत कल भारतीयों को लौटा दी जाएगी। भारतीयों को क्यों? मैंने हैरत और बेयकीनी से पूछा। गाड़ी भारत से पाकिस्तानी इलाके में आई थी। जलाल ने धीमी और पुरख्याल आवाज में कहना शुरू किया। जवानों ने उसे ललकारा। उसने रुकने की बजाय भागने की कोशिश की और गाड़ी पर फायर खोल दिया गया। ड्राइवर के मरने के बाद पता चला कि पिकअप के पिछले हिस्से में 2 निहत्थे फौजियों की लाशें भी पड़ी हुई थी। वो कैसे मारे गए? मैंने सवाल किया। मैं जुज़ियात से आगाही हासिल करना चाहता था। हमने सब कुछ अमानत के तौर पर रात भर के लिए रोक लिया। अपने आदमियों के बारे में भारतीय खुद सर खपाएंगे। अगर वो लेजर गन का निशाना बने तो वो गन कहां से आई और कहां गई? हमारी सबसे बड़ी सच्चाई ये होगी कि 3 भारतीयों की लाशें पाकिस्तानी इलाके से इनके एरिया कमांडर के हवाले की जाएंगी। इस मामले में शोर मचाकर भारतीयों को खिफत के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वो यही सोच सोच कर हलकान होते रहेंगे कि दोनों फौजियों की लाशें मीलों दूर कैसे पहुंच गई। ये ऊंच नीच तुम ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हो। मैं इन हरबी मामलात से नाबलद हूँ। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। दिल्ली में मेरी और IB की मुश्तरका कामयाबियों का खुमार बिंगू के खून से फीका पड़ गया था। जलाल के दोनों आदमियों में से एक ड्राइविंग कर रहा था, दूसरा उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठा हुआ था। जलाल हम दोनों के साथ पजीरों की पिछली नशिस्त पर था। मैंने महसूस किया कि जलाल अपने आदमियों की मौजूदगी में खुलकर बात करने से गुरेज कर रहा था। मुझे उसके ये कहे हुए अल्फाज भुलाए नहीं भूलते थे कि एक अच्छा सीक्रेट एजेंट कभी गैर ज़रूरी तौर पर कोई बात नहीं करता और न किसी को अपने राजों में शरीक करता है। जलाल के दोनों आदमियों का ताल्लुक भी IB से रहा होगा, लेकिन इनके लिए यह सब जानना जरूरी नहीं था कि मैं दिल्ली किस लिए गया था और मैंने वहां क्या तीर मारे थे। इन दोनों ने हमारी वापसी पर बिंगू की जुबान से जो कुछ सुन लिया था, इनके लिए वही काफी था। आर्मी की पहली चेक पोस्ट पर जलाल गाड़ी रुकवा कर नीचे उतर गया। चौकी पर मामूर एक अफसर ने बाहर आकर उसका इस्तकबाल किया। वो दोनों कुछ देर तक धीमी आवाजों में आपस में बातें करते रहे। जलाल के हाथों के इशारे से जाहिर हो रहा था कि वो फौजी अफसर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। जवाब में उसका मुखातिब सर हिलाता रहा। उसे ब्रीफिंग देकर जलाल ने उससे अलविदाई मुसाफा किया और वापस लौट आया। खेतों और मैदानों में हमारे सफर का सिलसिला एक मर्तबा फिर शुरू हो गया। वापसी में मैंने भारतीय इलाके में सफर का खासा हिस्सा बिंगू के साथ अगले कैबिन में बैठकर तय किया था और यह बात खास तौर पर नोट की थी कि पूरे भारतीय इलाके में हम BSF की सिर्फ एक चेक पोस्ट के पास से गुजरे थे, जबकि पाकिस्तानी इलाके में जगह जगह चौकियों और मोर्चों का एक मरबूत जाल फैला हुआ था। इस तजाद के 2 ही असबाब हो सकते थे। बिंगू चोरों की तरह चुप कर सफर कर रहा था, इसलिए वो चौकियों वाले मारूफ रास्ते को छोड़कर जंगल और वीरानों से गुजरता हुआ सरहद तक पहुंचा था। उसे सिर्फ एक मकाम पर चौकी के करीब से गुजरने का खतरा मोल लिया था, जहां कुदरती जमीन का रुकावटों की वजह से शायद कोई मुतबादिल रास्ता नहीं था। ऐसी सूरत में हमारा भारतीय दस्तों से वास्ता पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, जबकि जलाल अपनी सरजमीन पर पूरे कानूनी इख्तियार के साथ और डंके की चोट पर मुझे वापस ले जा रहा था। उसे चोर रास्ते इस्तेमाल करने की कोई सूरत नहीं थी। वो सरहदी पट्टी के सबसे बेहतर रास्ते पर सफर कर रहा था। इस वजह से हमें जा बजा पाकिस्तानी फौजी चौकियां नजर आ रही थी। इस फर्क का दूसरा सबब जोग्राफियाई भी हो सकता था। भारतीय जंगल और वीराने में चौकियों की ज्यादा जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान के सरसब्जों और हमवार मैदानी इलाके में मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल ज़िक्र फौजी मौजूदगी जरूरी थी।
अब हम कहाँ जा रहे हैं? लंबे सुकूत के बाद मैंने जलाल से पूछा। आज तुम लाहौर में हमारे मेहमान रहोगे। गाड़ी में फैले हुए अंधेरे में जलाल की आवाज उभरी। लाहौर के मॉडल टाउन के एक आरामदेह घर में तुम्हारे कयाम का बंदोबस्त किया गया है। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं जल्द अज जल्द कराची लौट जाऊं। मेरे जहन में अव्वल खान और सुल्तान शाह के पैकर नाच रहे थे। जब तक हम लाहौर पहुंचेंगे सिर्फ नाइट कोच का वक्त बाकी रह जाएगा। इस परवाज पर पूरी रात काली हो जाती है। तुम्हें कराची जाने की इतनी ही उजलत है तो रात लाहौर में गुजार कर सुबह की पहली परवाज से कराची लौट जाना। वहां तुम्हें क्या काम है? ये काम से वापस आए हैं, अब आराम करेंगे। मुझसे पहले गजाला बोल पड़ी। दरअसल इन्हें अपने चहेतों से बिछड़े हुए काफी दिन हो चुके हैं। ये अब जल्द अज जल्द इनके दरमियान पहुंच जाना चाहते हैं। मैं खुद भी इन लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। गजाला की वजाहत पर जलाल ने हल्का सा कहका लगाया और कहा, अगर तुम वीरा की बात कर रही हो तो वो अब तक लाहौर ही में मौजूद है और मैंने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। सिर्फ वीरा नहीं, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। मैंने वजाहत की। मैं भी यही बता रहा था। सुल्तान शाह शाम की परवाज से लाहौर आ चुका है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ये अच्छा हुआ, फिर लाहौर में रात गुजारी जा सकती है। मैंने हथियार डाल दिए और तीनों हंसने लगे। सरहदी मैदानी इलाका पीछे छोड़कर पजीरो लाहौर के मुजाफात में दाखिल हो गई। छोटे छोटे गांव गुजरते रहे, फिर हम बाटापुर में दाखिल हो गए। वो एक कस्बा है, लेकिन वहां जिंदगी की चहल पहल अपने अरूज पर थी। हम गाड़ी में किसी अहम मौजू पर बात करने से गुरेज कर रहे थे। कई बार मेरे दिल में आई कि जलाल से अंग्रेजी में कुछ कहूं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सका। उसके दोनों आदमी उसके लिए मामूली नौयत के काम कर रहे थे, लेकिन अपनी सूरतों से पढ़े लिखे, मुहज्जब और जहां दीदा नजर आ रहे थे। वो अंग्रेजी से वाकिफ होते तो मुझे इनके सामने खासी सुबकी का सामना करना पड़ता। ऐसा नहीं था कि जलाल को उन पर एतमाद नहीं था। वो यकीनी तौर पर इसके काबिल एतमाद और मेहनती कारिंदे थे, इसलिए वो मेरे इस्तकबाल के लिए इन्हें अपने साथ लाया था। बात सिर्फ एहतियात की थी और मैं हद से बड़ी हुई इस एहतियात में घुटन का शिकार होने लगा था। खुदा खुदा करके पजीरो लाहौर की हदूद में दाखिल हो गई। माहौल और रास्तों की रौनक में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा था। जिस वक्त पजीरो मॉडल टाउन के एक बड़े मकान के बंद फाटक के सामने रुकी तो मेरे रिस्ट वॉच में तकरीबन 10 बजे का अमल था। एक मुसल्ला और बावर्दी दरबान ने फाटक की जैली खिड़की से बाहर झांका और पजीरो को पहचान कर फाटक खोल दिया। ड्राइवर गाड़ी को सुबह रफ्तारी से ड्राइवे में पोर्च तक लेता चला गया। शायद अंदर वालों के कान किसी गाड़ी की आवाज पर लगे हुए थे। गजाला के बाद मैं पूरी तरह गाड़ी से उतरने भी नहीं पाया था कि अंदर से सुल्तान शाह तकरीबन दौड़ता हुआ बरामदे में नमूदार हुआ और फिर रुके बगैर बढ़कर मुझसे बगलगीर हो गया। इसके पीछे पीछे वीरा भी आके उसने उसी तपाक से गजाला के इस्तकबाल किया। पजीरो हमें पोर्च में उतार कर आगे बढ़ गई। इस वक्त लाहौर के इस वसी और इस मकान के बरामदे में मुख्तसर से जश्न का सा समा हो गया था। एक दूसरे की मिजाज पुरसी हो रही थी, गिले शिकवे किए जा रहे थे, पूछगछ शुरू हो गई थी, मगर हर लफ्ज और फिक्रे में खलूस ही खलूस था। रास्ते में डैनी से मेरी बात नहीं हो सकी। जलाल ने अपनी भारी आवाज में खुशदिली से वजाहत की, ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम लोग मुद्दतों से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा देर तक दीवार नहीं बनूंगा, डैनी से चंद मिनट बात करके चला जाऊंगा। उसके दखल अंदाजे पर मुझे एहसास हुआ कि हम पांचों बरामदे ही में अटक कर रह गए थे। मैंने सबको अंदर चलने का मशवरा दिया और सुल्तान शाह की पेशवाई में हमारा काफिला उस सुथरे और पुरशिकू मकान में दाखिल हो गया। इस वक्त हमारे दरमियान कोई अजनबी नहीं था। वीरा दिल्ली वाले मिशन में बड़ी हद तक हमारी शरीके कार रही थी। जलाल जानता था कि मेरे और सुल्तान शाह के दरमियान बरादराना मरासम इस्तवार थे। मैं उससे और अव्वल खान से कोई बात नहीं छुपाता था। उसने चलते चलते मेरे बराबर में आकर मोहब्बत से मेरे शाने पर हाथ रख दिया और नीची आवाज में बोला, मुझे अफसोस है कि मैं बॉर्डर पर तुमको खुलकर मुबारकबाद नहीं दे सका। तुमने दिल्ली में जो कुछ किया है इसे सोचकर ही मुझे पसीना आ गया था। अनिल बिस्वास जैसे चीफ मूजी को उसके शहर बल्कि घर में घुसकर मारना बहुत दिलगुर्दे का काम था। वो पैगाम मिला तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम अपने मिशन में सुरखरू हो चुके हो। यह सिर्फ डैनी का काम नहीं था, इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी हाथ था। वीरा ने शौकी से जलाल की तस्दीक की, तुमने भी लाजवाब काम किए, लेकिन तुम्हें अपनी कारकर्दगी पर मुनासिब तरीन खराज तहसीन पेश किया जा चुका है। जलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, डैनी के आने से मेरी अहमियत कम नहीं हो सकती। वीरा ने बोलना चाहा, लेकिन सुल्तान शाह ने उसकी बात काट दी। हाँ, मुझे मालूम है कि तुमने जान स्मिथ को होटल में तलाश करने और फिर जहानुम वासिल करने में गजाला की मदद की थी, और तुम ही ने राह वालों का कुछ अहम तरीन रिकॉर्ड भारत से लाहौर पहुंचाया है। मेरे आने के बाद से तुम ये बातें कई बार दोहरा चुकी हो। अच्छा, वीरा ने उस पर आंखें निकाली। डैनी को देखकर अब तुम भी शेर हो रहे हो। ये बातें मैंने बताई थी या तुमने पूछी थी? वीरा प्लीज। जलाल ने हाथ उठाकर इस्तदा की, मुझे मालूम है कि तुम दोनों के ये झगड़े चलते रहते हैं। तुम लोगों को अभी तक हवा भी नहीं लगी थी कि डैनी दिल्ली में क्या करके आया है।
मैंने महसूस किया कि वीरा से बात करते हुए जलाल के लहजे में हल्की सी लजाजत मौजूद थी, जो उसके झुकाव की गुमाजी कर रही थी। अभी तुम बता चुके हो कि डैनी ने अनिल विश्वास का काम तमाम कर दिया है। वीरा ने अपनी गर्दन तिरछी करके जलाल को याद दिलाया। डैनी यहां से इस काम का बेड़ा उठा कर निकला था और इसे पूरा करके लौटा है। मेरे आदमी 3 बरस से वहां रह रहे हैं, मगर वो अनिल के साए के करीब भी नहीं भटक सके थे। ये काम बेखौफ मनसूबाबंदी और हौसले के बगैर नहीं किया जा सकता था। तुम्हारे महकमे को इस कारनामे पर डैनी को तमगा देना चाहिए, वीरा ने मुंह बनाकर कहा। दुख इसी बात का है कि सरकारी तौर पर मेरा महकमा कुछ नहीं कर सकता। जलाल की आवाज मुतासफाना हो गई। मामला सिर्फ भारत का होता तो हमें परवाह भी ना होती, लेकिन डैनी ने बदकिस्मती से अमरीकियों से भी दुश्मनी मोल ली हुई है। आज की दुनिया में कोई अमेरिका के किसी दुश्मन को अपने गले लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अमरीकी ऐसे तकब्बुर में मुब्तला है कि अपने दुश्मन को छोड़कर सबसे पहले उसके हमदर्द का नरखरा चबा डालेंगे। यह बात तुम किस हैसियत में कह रहे हो? वीरा यकायक बहुत ज्यादा संजीदा होगी। मेरा मतलब है कि यह मेरी जाती राय है, महकमे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वहां जो कुछ होता है पॉलिसियों के मुताबिक होता है। जलाल बौखला कर बोला। वीरा ने उसके बौखलाहट पर जोरदार कहका लगाया और कहा, मैं हमेशा कहती हूं कि मैं खुद अमरीकी हूं और अपनी कौम को अच्छी तरह पहचानती और जानती हूं। ये बहुत बुज़दिल होते हैं, मगर अपनी बेपनाह ताकत के बल पर आलमी दादागीर बल्कि बदमाश बन चुके हैं, क्योंकि इनके जुल्म की कहीं कोई दादो फरियाद नहीं है। तुम बात किसी और तरफ ले जाती हो। इस बार जलाल को झल्ला कर बोला। मैं डैनी को यह बताना चाह रहा था कि इसके बल्कि तुम तीनों के कारनामों पर नीचे से ऊपर तक सब बहुत खुश हैं। ग्रीन कोबरा फाइल के साथ आने वाले रिकॉर्ड और अनिल के मंजर से हट जाने के बाद भारतीय साजिशों को शदीद धचका लगा है और वो 15-20 साल पीछे चले गए हैं। मगर इसके बावजूद मुझ समेत कोई भी तुम्हें या तुम लोगों के कारनामों को सरकारी तौर पर नहीं अपना सकता। अमेरिका डैनी का दुश्मन है, वो इससे किसी की दोस्ती बर्दाश्त नहीं करेगा। दिल्ली में तुम्हारे आदमियों के साथ काम करते हुए मैंने तुम्हारी दूसरी मजबूरियों का भी करीब से मुशाहिदा किया है। हमने इस मिशन का बेड़ा किसी इनाम या तारीफ के लालच में नहीं उठाया था। यह हमारा फर्ज था जो हमने पूरा कर दिया। हमें सिले की तमन्ना है, न सताइश की परवाह। जलाल के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई और उसने धीमे लहजे में अपनी बात जारी रखी। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे। तुम चारों और तुम्हारे साथ 5वां अव्वल खान है। तुम सब बहुत एहतराम और इज्जत के काबिल हो। मैंने अभी जो कुछ बताया वो हमारी सरकारी पोजीशन है। मैं अपने बड़ों और छोटों की तरफ से तुम्हारा ममनून हूँ। निजी सतह पर तुम्हें हर किस्म की मराहत हासिल रहेंगी। बातें करते हुए हम ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बैठता चला गया, लेकिन गजाला दरवाजे से अंदर दाखिल होकर एक तरफ खड़ी रही। गजाला तुम भी बैठ जाओ, जलाल ने वसीर ड्राइंग रूम के खाली सोफों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमृतसर से यहाँ तक के सफर ने मुझे थका दिया है। पिकअप में बैठे बैठे मेरा जोड़ हिल गया था। मैं कुछ देर के लिए अपनी कमर सीधी करना चाहती हूँ। ओह, जलाल ने मुआज़िद खाना अंदाज में उठते हुए कहा। मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, तुम बैठो, मैं गजाला के साथ जा रहा हूँ। सुल्तान शाह ने इस काम के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। वो गजाला के साथ ड्राइंग रूम से निकला ही था कि वीरा ने बैठे बैठे हाँक लगाई। कमर में ज्यादा दर्द है तो डैनी को साथ ले जाओ, ये तुम्हारी कमर दबा देगा। गजाला की कमर से ज्यादा इस वक्त तुम्हारा गला दबाने की जरूरत है, डैनी को वही रहने दो। सुल्तान शाह ने मुड़कर जवाब दिया और वो दोनों राहदारी में गायब हो गए। ग्रीन कोबरा फाइल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के खिलाफ भारत के साजिशाना अज़ाइम का तफसीली रोड मैप मौजूद है। जलाल ने पहलू बदलकर संजीदगी से बताना शुरू किया। दूसरे कागजात भी बहुत अहम हैं। इस पलंदे ने हमारी आंखें खोल दी हैं। भारत के मजमूम और जारहाना अज़ाइम हमारी तवक्कात से कहीं ज्यादा हैं। ग्रीन कोबरा फाइल और दूसरे कागजात का मिलना अनिल विश्वास का कांटा हटाने से ज्यादा अहम और जरूरी था, मगर मुझे इस बारे में ब्रीफ नहीं किया गया था। मैंने दबे अल्फाज में शिकवा किया। यह हमारे तसव्वुर में भी नहीं था कि तुम जैसा अजनबी दिल्ली में चंद रोज गुजारने के बाद यकायक राह के हल्क में हाथ डाल देगा। इस बार हर बात अनहोनी हुई है। इसमें हमारी मंसूबाबंदी से ज्यादा हालात का दखल था। जो कुछ सामने आ रहा था उसकी रोशनी में हम तेजी से फैसले करते चले गए। मैंने कहा। जान स्मिथ को भी बरवक्त हटाया गया है, जलाल बोला। ग्रीन कोबरा प्लान में उसके नाम को खास अहमियत हासिल है। वो इस खित्ते में नापसंदीदा हुकूमतों को गिराने के लिए जोड़ तोड़ और डॉलरों के बेदुरेग इस्तेमाल का गंदा खेल काफी आगे तक ले जा चुका था। तुम ये मान लो कि वो महज मेरी वजह से मारा गया है, वीरा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मुझे खौफजदा करके किसी खारिजदा चूहे की तरह कराची से भागने पर मजबूर न करती तो दिल्ली पहुंचता और ना गजाला के हाथों मारा जाता। इसमें कोई शुबा नहीं है। उस शराफत पर माइल पाकर मैंने भी पूरी संजीदगी से कहा और फिर जलाल की तरफ मुतवज्जा हो गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि वीरा किसी प्रोग्राम के बगैर सम्राट होटल पहुंची।
गजाला परेशान थी कि जान स्मिथ जैसे अजनबी को इतने बड़े होटल में कहाँ तलाश करेगी। वीरा ने इसकी भरपूर मदद की और वो अपने कमरे में जाने के बाद जहन्नुम वासिल हो गया। तुम लोगों ने दिल्ली के इस दौरे में सारे भूत गिरा दिए। अनिल के साथ तुमने दूसरे किस आदमी को मारा है? जलाल बोला। वो ओहदे में अनिल विश्वास से बहुत कमतर है। उसे अनिल का सीनियर क्लर्क समझ दो। करीन कोबरा फाइल समेत रिकॉर्ड की फाइलों का एक अंबार उसकी तिजोरी में दफन था। वो सब लाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने उसके दफ्तर को आग लगा दी थी। जो कागज हमारे काम नहीं आ सकते वो इनके काम क्यों आए? इस आग में उनका एक एजेंट भी जलकर मरा था। जलाल की बातों से जाहिर हो रहा था कि दिल्ली में तेजी से रुन्मा होने वाले वाकयात के बारे में उसकी इतलात में गहराई नहीं थी। इसे हर बात मालूम थी, लेकिन अंदर के पेच उसकी निगाहों से ओझल थे। मालूम होता है कि तुम्हारे आदमी तुम्हें तफसील के साथ कुछ नहीं बताते। मैंने अपने दिल की बात कह डाली। गनीमत यह है कि वो बड़े वाकयात से बाखबर रहते हैं। इनके पास राब्ते का कोई काबिल एतमाद जरिया नहीं है। जलाल ने सिगरेट का कश लेकर फिजा में कसीफ धुआं बखेरते हुए जवाब दिया। फोन और फैक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिल्ली और पाकिस्तान के किसी सरहदी शहर के दरमियान राब्ते के लिए दस्ती ऑपरेटर्स दस्तियाब नहीं है। वहां से अभी तक अनिल और नरेश के बारे में खबर नहीं आ सकी। जो कुछ मालूम हुआ है सिफारती रिपोर्ट से मालूम हुआ है। दुनिया के हर मुल्क में डिप्लोमेटिक बैग को तकद्दुस का दर्जा हासिल है। दुश्मन भी किसी की सफारती डाक का थैला नहीं खोलते। मैंने कहा वो अपनी रिपोर्टें दिल्ली में वाक़ पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए भेज सकते हैं। इनके लिए सबसे सहल तरीका है। जलाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। ये इतना आसान नहीं है। हाई कमीशन के एक मुलाजिम की दिन रात निगरानी होती है। मेरे आदमी उनसे दूर रहते हैं, वरना वो भी भारतीय एजेंसियों की नजरों में आ जाएंगे। मुकम्मल राजदारी के साथ दिल्ली में 3 बरस गुजारना आसान काम नहीं है। यह बहुत बड़ी मजबूरी है। मैंने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि हमें वहां से पल पल की खबरें मिलती रहें। मैंने अपनी दानिश में अपना काम पूरा कर लिया। जब तक इनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आएगा यह पता नहीं चल सकेगा कि हम कहां तक कामयाब रहे हैं। जरा सब्र से काम लो। पिछली रात को तुमने इन्हें मारा, सुबह उनकी लाशें दरियाफ्त हुई। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे और वो तुम्हारी तलाश में निकल पड़े हैं। इनकी घबराहट और बदहवासी की सबसे बड़ी निशानी है। अगर वो बीम गन के इस्तेमाल पर इतना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो अब इन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि नरेश के दफ्तर की तिजोरी लेजर से काटी गई थी। नरेश लेजर से मारा गया। अनिल को इसके साथ मारा गया, मगर इसे खत्म करने के लिए जहर इस्तेमाल किया गया। इससे यह बात सामने आ जाएगी कि जहर और लेजर गन एक ही फरीक या शख्स इस्तेमाल कर रहा है। वो सारे इल्जामात मेरे ऊपर डाल देंगे। यह हकायक उनके होश उड़ा देंगे। जलाल ने जोर देकर कहा। एक शख्स दिल्ली में बैठा इनकी बुनियादें खोखली कर रहा था और वो गाफिल बैठे हुए थे। मेरे सर पर एक इल्जाम हो या 10 खून आयद कर दिए जाएं, क्या फर्क पड़ता है? अब मैं बाहर आ चुका हूं। जब तक भारत में फंसा हुआ था हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा था। तुम अपनी इस हिकमत अमली में भी पूरी तरह कामयाब हो गए। रावल अहमक नहीं है। अगर रा के पाकिस्तानी विंग की तिजोरी सालम होती और दफ्तर को आग लगा दी गई होती तो इन्हें ज्यादा तशवीश न होती। कटी हुई तिजोरी से सारा रिकॉर्ड निकाले जाने से साफ जाहिर हो जाता है कि आने वाले किसी खास चीज की तलाश में थे। वो सीधा सीधा रिकॉर्ड अपने साथ ले गए और बाकी रद्दी के ढेर को इनके एजेंट की चिता में बदल दिया। सोने पर सुहागा ये कि ये सब डैनी का किया धरा है। वीरा ने हल्का सा कहका लगाकर कहा। कल की सफारती डाक से बड़े भारतीय अखबार आएंगे। मैं 1-2 तुम्हें भिजवा दूंगा। इनसे तुम्हें दिल्ली की ताज़ा तरीन खबरें मिल जाएंगी। जलाल ने अपनी जगह छोड़ दी। मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। अभी मेरा दिल नहीं भरा, मगर मजबूरी ये है कि 11 बजे मुझे दफ्तर खारजा के एक इजलास में शिरकत करनी है। मैं वक्त निकाल कर जरा फुर्सत से तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुमसे कुछ सीख सकूं। बेदाग मंसूबाबंदी और तेज फैसले करने की तुम्हारी सलाहियतें काबिल रश्क हैं।